एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनटीए अभ्यास के फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट से। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि रेट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ अ पाइप ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 100 लीटर पर मिनट। द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आपसे पूछा गया है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसका ऑर्डर क्या होगा। आपको दो इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि डेंसिटी है इतना और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो 1 मिली पास्कल सेकंड के बराबर आपको दिया हुआ है और रेनॉल्ड्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर की यदि बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है आर जो है, यदि रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर तो ये होता है आपके पास रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा। रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा ये होता है फॉर्मूला। यहां पे जो रो है बेटा ये होता है आपके पास डेंसिटी। रो क्या होता है आपके पास? डेंसिटी। वी जो है आपके पास होता है स्पीड, स्पीड ऑफ लिक्विड, स्पीड ऑफ लिक्विड इन दैट पाइप। डी जो है हमारे पास होता है डायामीटर, डायामीटर। और ईटा जो है आपके पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डेंसिटी, हमें स्पीड नहीं दिया है डायरेक्टली, डायमीटर हमें दिया है बिकॉज रेडियस दिया है तो डायमीटर निकाल सकते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है। अब सारी बात जो है आ जाती है इस पर, स्पीड पर आ जाती है। अब स्पीड कैसे निकाला जाए ये आप देखिए ध्यान से। हम जानते हैं कि डीवी बाई डी टी यानी वॉल्यूम के फ्लो होने का रेट जो है इसे वॉल्यूम फ्लो रेट कहा जाता है। डी वॉल्यूम बाई डी टी इसे क्या कहते हैं? वॉल्यूम फ्लो रेट इसे कहा जाता है, वॉल्यूम फ्लो रेट। और ये होता है आपके पास एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर, एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर ये हमें मिलता है। ये सबको याद होना चाहिए, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ये हमें पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब डिराइव करते हैं तब ये आता है कि डीवी बाई डी टी जो है वो हर जगह सेम रहने वाला है फॉर द स्ट्रीम लाइन फ्लो। यहाँ से जितना भी वॉल्यूम एक तरफ से अंदर जाएगा, आगे जाएगा, उतना ही वॉल्यूम जो है दूसरी साइड से एडवांस हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाने पर तो हमें ये रिजल्ट मिलता है डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब हमें दिया हुआ है ये वाली क्वांटिटी दी हुई है, हमें एरिया पता है पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं कि लिक्विड की स्पीड कितनी होने वाली है। तो मान लीजिए आपके पास पाइप है और पाइप, मान लीजिए पाइप में से v वेलोसिटी से लिक्विड जो है फ्लो हो रहा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है a के बराबर है और वॉल्यूम फ्लो रेट जो है हमें दिया हुआ है 100 लीटर पर मिनट के बराबर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया इंटू डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। यहां पे बेटा ये वॉल्यूम है और ये स्पीड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? कहीं इसको एक्सेलरेशन लिख दो, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पे 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर मैंने लिख दिया। डीवी बाई डी टी जो है हमारे पास है 100 लीटर पर मिनट। अब देखिए बेटा, 1 लीटर जो होता है ना, 1 लीटर जो होता है ना, उसमें होते हैं 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो जब 100 लीटर की बात की जाएगी तो इसका मतलब हो गया 10 रेज़ टू द पावर -1 मीटर क्यूब। और पर मिनट की यदि बात की जाएगी तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पर सेकेंड आपको मिल जाएगा रिजल्ट। So 100 लीटर पर मिनट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -1 बाई 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको मिल जाता है कितना? 10 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 60, 10 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइड बाय 60। इसको लिखा जा सकता है यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन 600 पाई आर स्क्वायर। ये आपको स्पीड मिल जाती है, ये आपको स्पीड मिल जाती है। समझ में आया? अब स्पीड मिलने के बाद हमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, सारी वैल्यूज को ऐसा यूनिट सिस्टम में आपको पुट करना है, आपको रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ पे लिखिए रेनॉल्ड्स नंबर R इज इक्वल्स टू अगेन रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा। यहाँ पे आपको मिलता है डेंसिटी विच इज 10 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड है वो मिलती है 1 अपॉन 600 पाई आर स्क्वायर, 1 अपॉन 600 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो डायमीटर है उसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। और नीचे क्या है हमारे पास? ईटा। ईटा, ईटा को क्या लिखेंगे आप? ईटा, ईटा जो है हमें मिलेगा 1 मिली पास्कल सेकंड है, तो इस मिली को हटा सकते हैं 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर कर। तो हमें ईटा की वैल्यू मिल जाती है 10 रेज़ टू द पावर -3 इन ऐसा यूनिट सिस्टम। अब भाई जो हट रहा है उसको हटा दो, आर से चला गया आर।
10⁻³ है ऊपर और नीचे है आपके पास 10⁻⁻1। देखिए ये जीरो से ये 10⁻⁻1 बचता है और आपको मिलता है ऊपर 20 डिवाइडेड बाय 6 पाई आर और यहाँ पे मिलता है 10⁻3। आर जो है बेटा आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 इंटू पाई इंटू 5। सो 5 से ये चला गया 4 बार, ये चला गया 2 बार, ये चला गया 3 बार। सो इट्स 200 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे क्या है 10⁻³ है। तो एक जीरो को यहाँ ले जाइए, आपको मिलता है 3 से ये चला गया 3 6 18। एक सेकेंड, यहाँ पे कोई चीज मिस तो नहीं की हमने, यहाँ पे कोई चीज हमने मिस तो नहीं की, एक बार चेक कर लीजिए। 10⁻3 यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा है 1/600 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 2r, r से r जो है हमने कैंसिल आउट कर दिया है, r से r कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा है 20/6 पाई r और 20/6 पाई r में हमने क्या किया है, हमने r को लिखा है 5 सेंटीमीटर, r इज 5 सेंटीमीटर विच इज 5/100 लिख दिया और उसके बाद नीचे पाई भी है। अच्छा नीचे जो है पाई भी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने एक जीरो को हटाया और ये लिख दिया बेटा, ये 20 है और ये 3 पाई है। 3 पाई की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग होने वाली है, 9 पॉइंट समथिंग होने वाली है, 9 पॉइंट समथिंग होने वाली है, ठीक है। 9.42 हो जाएगी। तो 9.42 को डिवाइड करेंगे 20 में तो आंसर जो है 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻4 हमें आंसर मिलने वाला है और ये हमने साइंटिफिक फॉर्म में रेनॉल्ड्स नंबर को लिखा है, तो हम ऑर्डर बता सकते हैं, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। सो 10⁻4 इज द ऑर्डर, ये जो है ऑर्डर कहलाएगा। तो आंसर आप जो है यहाँ पे मैच करवा दीजिए, 10⁻4, 10⁻4 हमारा आंसर होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहला अनाउंसमेंट इसमें यह है कि जनवरी 2 को 2 PM पर 3 घंटे का एक टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट को यदि आप क्लियर करते हो तो आपको एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और स्टडी ग्रुप में क्या होगा कि आपको मेंटरशिप मिलने वाली है टॉप एजुकेटर्स की और भी ढेर सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा अनाउंसमेंट है वो ये है कि जेईई मेन 2022 के लिए और जेईई एडवांस 2022 के लिए जो रैंक ओरिएंटेड बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर को। ये जो है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और दूसरा बैच जो है क्लास 11 का जिसमें रिवीजन भी होगा, क्लास 12 की प्रिपरेशन भी होगी, वो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोटा के जो टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद बात करें कि एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जेईई 2022 के लिए और 2 जनवरी से हर संडे जो है 2 से 5 आपका एक एग्जाम होगा और इस एग्जाम में जो है बहुत ही फियर्स कंपटीशन होने वाला है। तो आप जरूर जो है इस टेस्ट सीरीज को दीजिए और आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपको क्या प्रिपरेशन की जरूरत है, ठीक है। क्या क्या फीचर्स हैं देखिए इसमें कि जो है जेईई मेन प्रिपरेशन के लिए जेईई मेन लेवल के जो है यहाँ पर टेस्ट होने वाले हैं और उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड हैं और उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट दी जाएगी। उस टेस्ट रिपोर्ट से क्या होगा कि आपको जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, वो खुद हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या आपको दिक्कत है, क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है और टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन करना है आपको इस कोड के साथ NKC सर लाइव जो है कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अनअकैडमी की वेबसाइट, अनअकैडमी की ऐप पे जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको जो है 3 डाउट्स जो है एक बार में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 3 डाउट जो है एक बार में पूछ सकते हैं और आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में जो है आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। और क्या करना है आपको, अनअकैडमी की वेबसाइट है और अनअकैडमी की जो ऐप है उस पर आप अपना जो डाउट है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मेटल सरफेस। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मेटल सरफेस यूजिंग अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6561 एंगस्ट्रॉम। इतनी वेवलेंथ हम काम फोटोन गिराते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। These photoelectrons when made to enter a uniform magnetic field of intensity this much, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻4 टेस्ला। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दिया जाता है तो सर्कुलर पाथ का जो मैक्सिमम रेडियस मिलता है वो 10 mm के बराबर मिलता है।
तो वर्क फंक्शन बताइए मेटल का कितना होगा क्लोज टू। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास मेटल है, ये हमारे पास है मेटल, यहाँ से फोटोन जब गिराते हैं, यहाँ से जब फोटॉन्स को गिराते हैं, फोटॉन्स को गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और जब इस इलेक्ट्रॉन को एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इनका पाथ जो है बेटा वो सर्कुलर होने वाला है, इनका पाथ जो है वो सर्कुलर होने वाला है और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास mv/qb, mv/qb। अब यहां पे कहा गया है टर्म मैक्सिमम रेडियस, तो ये रेडियस का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है जिसका मास ज्यादा होगा। सर सब इलेक्ट्रॉन है, मास कैसे ज्यादा हो जाएगा? अच्छा ठीक है। जिसका चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज भी सर इलेक्ट्रॉन का सेम है, चार्ज कैसे ज्यादा हो जाएगा? जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अबे मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है सबके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कैसे हो सकता है? अच्छा जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। हाँ ये बात समझ में आ रही है, बिकॉज जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी इलेक्ट्रॉन्स और जो आयंस होते हैं उनके साथ कोलिजन में एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी 0 से लेके k max के बीच में कितनी भी हो सकती है। इसका मतलब कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम रेडियस आ रही है वो आ रही है उन इलेक्ट्रॉन से जिनका स्पीड मैक्सिमम है, या कह सकते हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि जो फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रेडियस हमें मिल रहा है 10 मिलीमीटर, जितना भी है 10 मिलीमीटर के बराबर। तो भाई यहाँ से मुझे मिल जाता है क्या? मुझे यहाँ से mv max मिल चुका है, यानी कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ मैक्सिमम कितना हो सकता है उन इलेक्ट्रॉन्स का इज इक्वल टू r इंटू क्यू इंटू बी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, k max कितना आ जाएगा आपके पास? p max स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, p स्क्वायर बाई 2m कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा r क्यू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के बराबर। तो ये हमें k max की वैल्यू मिल चुकी है। तो बस आपका काम हो गया है, बस आइंस्टाइन इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए कि kx इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ऑफ फाई नॉट। तो यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू आपको मिल जाती है इज इक्वल टू, इसको ले जाइए इधर और इसको ले जाइए इधर, तो आपको मिलेगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस ऑफ k max। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं सिंपली आप 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम व्हिच इज 6561। ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगा, माइनस k max आप करेंगे तो k max आप यहाँ से निकाल सकते हैं r क्यू बी डिवाइडेड बाई 2m का इसका स्क्वायर है। यहाँ पे रेडियस पता है आपको कितना है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है, उसे मीटर में लिखिएगा। और यहाँ पे चार्ज जो है उसको आप लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁹ और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31। ये आंसर जो है आपको मिलेगा जूल में, ये आंसर मिल रहा है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो यहाँ पे जूल में जो है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आता है लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक, कर लोगे? सवाल है आपके पास नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। 40 सेंटीमीटर दूर कॉन्वेक्स लेंस से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, साथ के साथ बनाते जाइए। हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस और इस कॉन्वेक्स लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर हमारे पास रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, 40 सेंटीमीटर दूर। उसके बाद कहते हैं कि इसका फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका फोकल लेंथ की यदि बात करें तो इसका फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर के बराबर है। ऑन द फार साइड ऑफ द लेंस, जो फार साइड है लेंस की, यानी कि ये वाली जो साइड है, a concave mirror of focal length 10 cm is placed such that distance of the object from the concave mirror is 100 cm। तो हमने इस तरफ एक कॉनकेव मिरर को रखा है और कॉनकेव मिरर की जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट से 100 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी यहां से इसका डिस्टेंस है 100, यहां से यहां का डिस्टेंस है 40, तो इसका मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस होने वाला है कितना? 60 सेंटीमीटर के बराबर। 60 सेंटीमीटर के बराबर ये डिस्टेंस होने वाला है। आगे कहते हैं क्या कि इसका फोकल लेंथ 10 है, ये भी बताया गया है कि इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो भैया यहाँ पे देखिए कहा गया है कि फाइनल इमेज विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, कॉमा रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एंड अगेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस विल बी। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि पहले ऑब्जेक्ट को रिफ्रैक्ट करवाना है लाइट को, फिर रिफ्लेक्ट करवाना है, फिर रिफ्रैक्ट करवाना है और फिर बताना है कि जो इमेज होगी उसका साइज क्या होने वाला है। तो उसके इमेज के बारे में
यहाँ पे पूछा गया है और आपको साइज और उसकी लोकेशन के बारे में ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ये इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 2f कहलाएगा इस लेंस का। अब लेंस के यदि 2f पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज भी 2f पर बनती है, जानते हैं। तो ये यदि 2f पर रखा है कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी इमेज भी 2f पर ही बनने वाली है। तो यहां पर बन रही होगी इसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है। तो यहां से भी इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमने एक रिफ्रैक्शन करवा दिया है। अब ये जो है, ये जो आपके पास इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इसका फोकल लेंथ है 10। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी हो गई है बेटा, ये 20 सेंटीमीटर हो गई है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम कर रहा है। ये वाला पॉइंट इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है और हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। तो भैया इसका इमेज जो है वो यहीं पर बनेगा, यहीं पर बन रहा होगा। और फिर से ये इस लेंस का 2f है तो इस लेंस के 2f इस तरफ पर हमें फाइनल इमेज मिल रहा होगा। मैं रे डायग्राम से आपको दिखा देता हूं। तो यहां से मैंने एक लाइट रे मान लिया इस तरीके से जाती है, तो लाइट रे आती है ऐसे, लाइट रे जाएगी ऐसे, ये परपेंडिकुलर जो है इंसिडेंट हो रही है बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो लाइट रे जो है एज इट इज जो है रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है और फिर यहां से रिफ्रैक्ट होगी और इस तरीके से इसी पॉइंट पर आकर मिल जाएगी। और हम जानते हैं कि 2f पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज सेम साइज की बनती है 2f पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि लेंस मिरर के ऑब्जेक्ट रखा है तो सेम साइज की इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो रिफ्रैक्शन से सेम साइज का इमेज बनता है, रिफ्लेक्शन से भी सेम साइज का इमेज बनता है और फिर से रिफ्रैक्शन से सेम साइज का इमेज हमें मिलता है। तो हम सबसे पहले तो कह सकते हैं कि सेम साइज का इमेज हमें मिलेगा हर बार, चाहे वो एक रिफ्रैक्शन से देखें, चाहे रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन से देखें, चाहे रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन से देखें। कैसे भी आप देख लीजिए, जितनी भी इमेजेस यहां पे बन रही हैं जो हमने अभी देखी हैं 3, तो वो सेम साइज की बन रही हैं एज सेम एज द ऑब्जेक्ट। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन यही होने वाला है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन में कि एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक बात यहां पे लिखी गई है। अब यहां पे 20 सेंटीमीटर से लेंस से दिया है, गलत है। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस गलत है। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बट साइज इज हाफ ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये गलत हो गया साइज की वजह से, ये दोनों गलत हो गए लोकेशन की वजह से, ये सही हो गया दोनों की वजह से। ठीक है, समझ गए? आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाइए कहाँ, अरे यार जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो जो है पूरा देखिए और लाइक बटन जो है आपको दबाना है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, देख लीजिए एक बार। A solid cylinder is given a velocity v0 and angular velocity omega naught in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction में इसको ओमेगा दे दिया जाता है और वेलोसिटी इसके सेंटर के पास है v0 के बराबर। Then it is placed gently on a very long rough plank. Very long rough plank के ऊपर इसे रख दिया जाता है initially which is at rest as shown in the figure. Then choose the correct incorrect statement. तो हमें incorrect statement यहाँ पे चूज करने हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? ऑप्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन द डिस्क इज इन द बैकवर्ड एंड टिल प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। फ्रिक्शन प्योर रोलिंग, टोटल मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं और कब तक वो फ्रिक्शन लगेगा ये पूछ रहे हैं, और लीनियर मोमेंटम के बारे में पूछा जा रहा है और एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इन सारी बातों पर हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले मैं डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर, t इज इक्वल्स टू 0 की यदि बात करें, t इज इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, ये जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये आपके पास जो सॉलिड सिलेंडर है इसके पास एंगुलर स्पीड है ओमेगा नॉट और इसके सेंटर के पास स्पीड है v नॉट के बराबर। जो प्लैंक है, प्लैंक के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, प्लैंक जो है रेस्ट पर है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, और सवाल में कहा नहीं है बट डायग्राम में दिखा दिया है कि दिस ग्राउंड विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द प्लैंक इज स्मूथ। ये जो है स्मूथ आपके पास सरफेस है, तो इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कोई फ्रिक्शन इस प्लैंक के और इस सरफेस के बीच में नहीं लग रहा होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा बिकॉज सरफेस इज स्मूथ, सरफेस इज स्मूथ। अच्छा, अब जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इस सिलेंडर की
और इस प्लैंक की, इसके बारे में बात करते हैं। प्लैंक का जो कांटेक्ट पॉइंट है और जो इस सिलेंडर का कांटेक्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी एक बार कैलकुलेट करें तो इसकी वेलोसिटी आपको मिल जाती है यूलर्स इक्वेशन लगाने से v नॉट प्लस आर ओमेगा नॉट। तो v नॉट प्लस आर ओमेगा नॉट इसका वेलोसिटी आपको मिलने वाला है इस वाले पॉइंट का, और इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना है बेटा, 0 के बराबर है। vp जो है वो 0 के बराबर है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट के ऊपर आगे की तरफ जा रहा है, स्लिप हो रहा है। इसका मतलब एक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे स्लिपिंग है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन इसके ऊपर लगेगा पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन F के, जिसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट म्यू mg के बराबर। और इसके ऊपर भी फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी सेम म्यू mg के बराबर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा और इसके ऊपर भी लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन से होगा क्या? अब हमें तो ऐसे सोचना है कि यार ये जो सिस्टम है इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस में देखूंगा और इसका वेलोसिटी देखूंगा और फिर इसका मोशन में आगे प्रेडिक्ट करूंगा। सिमिलरली इस वाले सिस्टम के ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर मैं फोर्सेस और टॉर्क देखूंगा और इनकी वेलोसिटीज, एंगुलर वेलोसिटी देखूंगा और आगे इसका मोशन प्रेडिक्ट करने वाला। यही हमें न्यूटन ने सिखाया है जीते जी। एट t इज इक्वल टू t की यदि बात करें होगा क्या? देखिए ये जो आपके पास प्लैंक है इसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन कह सकते हैं, आप फोर्स कह सकते हैं, इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, वेलोसिटी इसका 0 है, तो बेचारा ये एक्सेलरेट होगा। ये एक्सेलरेट होगा और इसके पास नॉन जीरो स्पीड यहाँ पर होने वाली है। इस प्लैंक की यदि बात करें इसके पास कोई नॉन जीरो स्पीड होने वाली है vp, और इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं आप कितनी होगी, एक्सेलरेशन 80, v इज इक्वल टू 80। सो म्यू मास ऑफ सिलेंडर अपॉन मास ऑफ प्लैंक इनटू g इनटू t। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ प्लैंक मिल जाता है किसी भी एक इंस्टेंट पर t इज इक्वल टू t पर। अब बात करें यहाँ सॉलिड सिलेंडर की। सॉलिड सिलेंडर की यदि बात करें तो सॉलिड सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो हो जाने वाली है VCOM, और इसकी वैल्यू भी लिखी जा सकती है v नॉट माइनस एक्सेलरेशन कितना है म्यू जी इंटू टी, म्यू जी इंटू टी। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होने वाला है। अब बेटा ये जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ये इसके अबाउट टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है, और टॉर्क की वैल्यू भी लिख सकते हैं, वैसे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी लिख सकते हैं, म्यू mg इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू मिल जाती है म्यू mg आर डिवाइडेड बाय आई। ओमेगा इस तरफ है, अल्फा इस तरफ है, तो एंगुलर रिटार्डेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एंगुलर रिटार्डेशन की वजह से मैं मान लेता हूँ कि स्पीड कम हो चुकी होगी और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ओमेगा नॉट माइनस म्यू mg आर अपॉन आई इंटू टी। तो भाई देखिए इसका जो है वेलोसिटी भी डिक्रीज हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी भी डिक्रीज हुआ है, यानी मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ है, और इसका स्पीड इंक्रीज हुआ है। अब मैं इस पॉइंट की यदि बात कर देता हूं तो इस पॉइंट का स्पीड होने वाला है VCOM प्लस आर इंटू ओमेगा, PCM प्लस आर इंटू ओमेगा। अब VCOM भी कम है किससे, V नॉट से, और आर ओमेगा भी कम है आर ओमेगा नॉट से। तो इसका मतलब यदि देखें इस वाले पॉइंट की यदि बात करें, इस वाले पॉइंट की यदि बात करें तो इसका वेलोसिटी पहले ज़्यादा था। इस प्लैंक की यदि बात करें तो प्लैंक का जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर था इनिशियली, t बराबर 0 पर, और t बराबर t की यदि बात की जाए तो जो कांटेक्ट पॉइंट है इसका वेलोसिटी थोड़ा कम हो चुका है, और इस वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो vp के बराबर हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड सिलेंडर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसका स्पीड पहले ज़्यादा था, और जो हमारे पास प्लैंक का कांटेक्ट पॉइंट है उसका स्पीड 0 के बराबर था। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसका स्पीड जो है कम होता जा रहा है, लेकिन इसका स्पीड जो है आगे बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों कांटेक्ट पॉइंट्स की जो स्पीड है वो बराबर हो जाएगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि इन दोनों की जो स्पीड है, इस पॉइंट की स्पीड और इस पॉइंट की स्पीड आपस में बराबर हो जाएगी। आएगा कि नहीं आएगा बोलो यार? अब यार इसकी स्पीड जो है बढ़ती जा रही है, इसकी स्पीड जो है vp वो बढ़ती जा रही है लगातार, और इसकी जो स्पीड है कांटेक्ट पॉइंट की वो लगातार घटती जा रही है, बिकॉज VCOM भी घट रहा है और ओमेगा भी घट रहा है। तो एक पॉइंट, एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, और उस इंस्टेंट पे मैं कह सकता हूं कि स्लिपिंग दोनों के बीच में बंद हो चुकी है। स्लिपिंग बंद हो चुकी है तो अब उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन 0 के बराबर लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, और हम कह सकते हैं कि रोलिंग जो है अब उनके बीच में स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ vp जो है VCOM प्लस आर ओमेगा के बराबर आ जाता है तो मैं कह सकता हूं जो है रोलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज रोलिंग का मतलब यही होता है
कि कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है, इस कांटेक्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है सरफेस के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाए, या कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी बराबर हो जाए, इसका रिलेटिव मोशन इसके रेस्पेक्ट में जीरो के बराबर हो जाए, ये होता है रोलिंग का मतलब। इसका मतलब रोलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है और काइनेटिक फ्रिक्शन का रूल अब खत्म हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में हम बता सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कि हमें पहली बात तो गलत पहचानने हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन द डिस्क इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ट्रू है। डिस्क कहां से आ गई, यहां पे सॉलिड सिलेंडर था, यहां गलती से लिख दिया है, ये बेटा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, और यहां पे भी सॉलिड सिलेंडर है, और अच्छा सब जगह डिस्क है तो इसको भी डिस्क कर लो यार, इसको भी डिस्क कर लो, इसको डिस्क कर लो, ठीक है, डिस्क है। सवाल में थोड़ा सा गलती है टाइप होने में। तो फ्रिक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में है टिल प्योर रूलिंग स्टार्ट्स, बिल्कुल ठीक बात है। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द डिस्क एंड द प्लैंक इज काइनेटिक इन नेचर टिल प्योर रूलिंग स्टार्ट्स, बिल्कुल ठीक बात है। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क प्लस प्लैंक इज कंजर्व। अब टोटल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम की यहाँ पे बात हो रही है। मोमेंटम का बाय डिफॉल्ट मतलब आप लीनियर मोमेंटम मानिए। तो यहाँ बेटा देखिए लीनियर मोमेंटम की यदि बात करें तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं मोशन की डायरेक्शन में वो है सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके ऊपर जितना काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे है उतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर आगे है। यदि इन दोनों को सिस्टम मान लिया जाएगा, यदि इन दोनों को सिस्टम मान लिया जाएगा तो क्या होगा, ये जो फोर्स है एक इंटरनल फोर्स बन जाएगा, या कह सकते हैं टोटल जीरो हो जाएगा। बिकॉज जितना फोर्स इधर है सिस्टम के ऊपर उतना ही फोर्स सिस्टम के ऊपर पीछे है, तो टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं बचेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो भी बिल्कुल ट्रू है। अब बचता है हमारे पास डी ऑटोमेटिकली, तो या तो हम बिना पढ़े डी को टिक कर दें तो भी हमारा आंसर सही है, लेकिन अभी हमारी उम्र जो है सीखने की है, उम्र मतलब टाइम से है मेरा, कि इस टाइम पर आपको सीखने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं वो आप सीखिए, अभी सीखिए, ये सबसे बेस्ट टाइम है सीखने का। उसके बाद जैसे जैसे हम एग्जाम के पास जाते जाएंगे, सीखने का जो टाइम है, सीखने का जो मौका है वो निकलता चला जाएगा। लास्ट टाइम पे आपको नई चीज़ नहीं सीखनी चाहिए। एक्सेप्शन है, जनरल एडवाइस में दे रहा हूँ, है ना, अलग अलग लोगों के केस में अलग अलग भी हो सकता है, बट जनरल एडवाइस ये दी जाती है कि आप एग्जाम से जस्ट पहले कोई नई चीज़ ना सीखें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आपको कोई चीज़ सीखनी है तो अभी आप सीखिए, सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए। तो यहाँ पे दिया है बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस रिमेन कंजर्व। तो यहाँ डिस्क की बात करें, डिस्क के ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ के बराबर, यहाँ पे हमारे पास प्लैंक है और यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है। सरफेस पे मान लीजिए मैंने नॉर्मल एक रैंडम पॉइंट ले लिया है ए, तो ए पॉइंट के अबाउट इस फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है। कैसे आ रहा है भैया, कैसे आ रहा है टॉर्क, बिकॉज इस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है टॉर्क। आर वेक्टर बनाइए, इस तरफ बनेगा आर वेक्टर, तो आर क्रॉस एफ जो है टॉर्क आ रहा है, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए जो है बेटा डिस्क का वो नॉन जीरो के बराबर है। इसका मतलब एल इनिशियल जो है वो बराबर नहीं होगा एल फाइनल के, एल इनिशियल एल फाइनल के बराबर नहीं होने वाला है। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर द डिस्क ओनली, फॉर द डिस्क अलोन द एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व, लेकिन यदि बात करेंगे डिस्क प्लस प्लैंक की तो उनका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह सकता है। लेकिन यहां पे साफ साफ दिया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस रिमेन कंजर्व ऑफ द डिस्क। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और यही हमें टिक करना है, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। समझ गए?